कांग्रेस के सामने यूपी में सबसे बड़ी चुनौती है अपने लिए जमीन तैयार करना, क्योंकि यूपी में कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से ध्वस्त है। पार्टी के पास ना ही यूपी में कोई चेहरा है और ना ही 2022 के लिए कोई खास प्लानिंग दिख रही है। चेहरे के नाम पर कांग्रेसी सिर्फ प्रियंका गांधी का नाम लेते नजर आते हैं। प्रियंका भी यूपी में कांग्रेस के वनवास को खत्म करने की कोशिश में है, लेकिन अभी तक की उनकी सारी कोशिशें बेअसर रही हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी एक बार फिर एक्टिव हुई है और उन्होंने अपना कैलेंडर लॉन्च किया है। प्रियंका गांधी की तस्वीरों से सजे 10 लाख कैलेंडर यूपी भेजे गए हैं। ये कैलेंडर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भेजे जाएंगे। उनकी जो कैलेंडर कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जन जन तक पहुंचाने का, लाखों लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है, उसमें तस्वीरें जहां पर एक ममता भरी तस्वीरें हैं, आंसू पोंछते हुए दिख रही हैं पीड़ितों की, जरूरतमंदों की, वहीं पर कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष करते हुए, कार्यकर्ताओं को लाठी से बचाते हुए, पुलिस की लाठी और पुलिस की प्रताड़ना से कार्यकर्ताओं को बचाते हुए उम्भा गांव में जो संघर्ष हुआ था, उन संघर्षों की तस्वीरें हैं। तमाम अमेठी और रायबरेली की तस्वीरें हैं कि प्रियंका गांधी जी की राजनीति कैसी है। प्रियंका गांधी जी सकारात्मक, संघर्षशील, रचनात्मक नेता की तस्वीर और उनके संदेश को पहुंचाने का काम करने जा रही है। कांग्रेस को जिंदा करेंगे कैलेंडर। 10 लाख कैलेंडर भेजे गए। कैलेंडर में प्रियंका गांधी की तस्वीरें। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान चला रही है। यूपी में प्रियंका ही कांग्रेस का चेहरा। यूपी कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार तैयारियां कर रही है। यही वजह है कि किसान सम्मेलन हो या अति पिछड़ा सम्मेलन के साथ साथ प्रियंका वाड्रा गांधी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस की, उन्होंने यूपी के कार्यकर्ताओं के लिए 10 लाख जो कैलेंडर हैं नए वर्ष के वो भेजे हैं। उन कैलेंडरों में ऐसी ही तस्वीरें, जो जिस तरीके से प्रियंका गांधी कहीं ज़मीन पर काम कर रही हैं तो कहीं पंजाबी और सिंधियों के साथ बैठकें कर रही हैं, रोतों को गले लगाने की तस्वीरें, ऐसे करीब 10 लाख कैलेंडर हैं जो कार्यकर्ताओं के घर घर भेजे जाएंगे। और उस पर एक संदेश भी दिया गया है। उस कैलेंडर के साथ में उनके साथ बोला गया है कि 2022 की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ता दिलो जान से जुड़ जाएं, जिससे 2022 में कहीं ना कहीं कांग्रेस को सफलता मिल सके। राहुल गांधी के तर्ज पर कांग्रेस ने अब पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी का भी कैलेंडर जारी किया है। इसे यूपी के गाँव और शहरों में बांटा जा रहा है। कैलेंडर में यूपी की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के जनसंपर्कों और विभिन्न आंदोलन में शामिल होने की तस्वीरें हैं। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी के वायनाड दफ्तर की तरफ से भी ऐसा कैलेंडर जारी किया गया था। नए साल पर उत्तर प्रदेश में हर गांव और हर शहर तक महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा भेजे गए कैलेंडर कांग्रेस पार्टी पहुंचा रही है। यूपी में कांग्रेस पार्टी फिलहाल अपने संगठन सृजन अभियान में व्यस्त है। प्रदेश में न्याय पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के गठन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। कांग्रेस के पदाधिकारी 3 जनवरी से अपने प्रभार वाले जिलों में प्रवास पर हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने 10 लाख कैलेंडर यूपी में भेजे हैं। नव वर्ष के कैलेंडर को हर गांव और शहरों के हर वार्ड तक वितरित करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया है। हर जिले और शहर कमेटी के लिए उसके आबादी के लिहाज से कैलेंडर दिए जा रहे हैं। कैलेंडर में यूपी की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के जनसंपर्कों और संघर्षों की तस्वीरें हैं। 12 पेज के इस कैलेंडर में पहले पेज पर सोनभद्र के उब्भा जनसंहार के बाद अपनी संवेदना व्यक्त करने पहुंची प्रियंका गांधी की तस्वीर आदिवासी महिलाओं के साथ छपी है। कैलेंडर में हाथरस में पीड़िता की मां से गले लगते महासचिव प्रियंका गांधी की तस्वीर छपी है। हाथरस जाते हुए रास्ते में पुलिस लाठीचार्ज से कार्यकर्ताओं को बचाते हुए भी महासचिव की तस्वीर इस कैलेंडर में है। CAA NRC के खिलाफ लगातार सड़कों पर संघर्ष करती प्रियंका की एक तस्वीर आजमगढ़ जिले की भी है, जिसमें वो पीड़ित परिवार की एक बच्ची के आंसू पोंछ रही है। कैलेंडर में इसके साथ अमेठी, रायबरेली, हरियाणा, झारखंड सहित यूपी में प्रियंका गांधी द्वारा किए गए जनसंपर्कों की तस्वीरें छपी है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसके लिए कांग्रेस तैयारियां कर रही है। फिलहाल कांग्रेस खुद को मजबूती से खड़ा कर पाने में नाकाम है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस यूपी के इस महासमर में कितनी तैयारी के साथ उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। किसानों का आंदोलन लगातार जारी और किसानों के साथ सरकार की अगली बैठक 22 जनवरी को होनी है। वहीं किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर अड़े हुए हैं। रिपोर्ट देखिए।
किसानों के साथ हुई सरकार की बैठकें अभी तक बेनतीजा रही हैं। पिछली बैठक में सरकार ने प्रस्ताव रखा था कि हम कृषि कानूनों को 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था और इसे लेकर किसान संगठनों ने बैठक भी की और 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस के साथ भी बैठक बेनतीजा रही और किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च को लेकर अड़े हैं। उन्होंने अपना प्रपोजल एक दिया है कि आप इसको होल्ड करवा लो, इस पर कमेटी बना देंगे और कमेटी बातचीत करेगी, अपनी रिपोर्ट दे देगी और अगर इनकी जरूरत है तो इनको लागू कर देंगे, जरूरत नहीं है तो इनको कैंसिल कर देंगे। नोएडा में किसानों ने दिल्ली जाने के लिए तैयारी की। ट्रैक्टर के साथ किसानों ने रिहर्सल भी की। किसानों ने मन बना लिया है कि वो 26 जनवरी को दिल्ली जाएंगे और उसके बाद परेडों का जो सिलसिला है, जो रिहर्सल का सिलसिला है, वो आप देख सकते हैं। इस वक्त हम चिल्ला बॉर्डर पे ही खड़े हुए हैं। यहाँ पर बाकायदा जो एक्स आर्मी मैन हैं वो परेड निकलवा रहे हैं और उनके पीछे आप देखें तो ट्रैक्टर हैं, बहुत से ट्रैक्टर हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि किसानों ने जो मन बनाया है वो मन उनका साफ है कि वो 26 जनवरी को आप जाएंगे। जी बिल्कुल जाएंगे, 100% जाएंगे, अंडर डिसिप्लिन जाएंगे और देश का ख्याल रखते हुए जाएंगे, सबका ध्यान रखते हुए जाएंगे। बिल्कुल रोजाना परेड रिहर्सल होती है यहाँ पे, आज ट्रैक्टरों के साथ हो रही है और दिन हम करते थे। पूरी तैयारी है, बस हमें तो आदेश का बस पालन करना है, जो आदेश होगा। बुलंदशहर में किसानों के समर्थन में मशाल जुलूस निकाला गया। वहीं यूपी के कई जिलों से किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए तो बागपत में भी किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर झांकी निकाली गई। महोबा में गुलाबी गैंग की महिलाएं भी किसानों के समर्थन में उतरी तो कानपुर में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। अब किसानों और सरकार के बीच अगली बैठक 22 जनवरी को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री देश के सभी मुख्यमंत्रियों, 50 साल से ऊपर के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को कोरोना वैक्सीन लगेगी। रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है और अब तैयारियां दूसरे चरण की हैं। दूसरा चरण कब से शुरू होगा, इसकी तारीख अभी तय नहीं है। दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगेगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर के विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे कि आखिर प्रधानमंत्री वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं। इस बात का जवाब विपक्ष को मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दूसरे चरण में वैक्सीन लगवाएंगे। दूसरे चरण में लगेगी कोरोना वैक्सीन। प्रधानमंत्री लगवा सकते हैं वैक्सीन। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगी वैक्सीन। 50 साल से ज्यादा के सांसदों, विधायकों को लगेगी वैक्सीन। 50 साल से ज्यादा के मंत्रियों को भी लगेगी वैक्सीन। सभी राज्यों के सीएम को भी लगेगी वैक्सीन। कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, आपको किसी तरह के प्रोपेगेंडा या फिर दुष्प्रचार से बचकर रहना है। हमारे वैज्ञानिकों की दुनिया में बहुत विश्वसनीयता है। हमने विश्वास अपने ट्रैक रिकॉर्ड से हासिल किया है। आपको बहुत गर्व होगा कि दुनिया में जितने बच्चों को जीवन रक्षक टीके लगते हैं, उनमें से 60% भारत में ही बनते हैं। सरकार दूसरे चरण में सभी बड़े नेताओं, राजनेताओं का टीकाकरण करना चाहती है ताकि जनप्रतिनिधियों के टीका लगने के बाद लोगों के अंदर में मोटिवेशन बढ़े और वो भी अपने नेता को देख करके खुद टीका लगवाने के लिए आगे आ सके। सरकार सभी नेताओं, मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक को वैक्सीनेट करने की कोशिश करेगी और उसके बाद सभी सांसदों और विधायकों को भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी के मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो की अवैध कोठी पर मेरठ प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए उसे जमींदोज कर दिया है। रिपोर्ट देखिए।
कुख्यात गैंगस्टर और यूपी का पुलिस का मोस्ट वांटेड 2.5 लाख का इनामी बदन सिंह बद्दो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन बद्दो पर शिकंजा कसता जा रहा है। मेरठ के पंजाबीपुरा इलाके में बद्दो की कोठी पर पुलिस की मौजूदगी में प्राधिकरण ने कार्रवाई की। बदन सिंह बद्दो की कोठी ध्वस्तीकरण का आदेश 18 जनवरी को मेरठ के कमिश्नर अनीता मिश्राम ने दिया था। बद्दो की ये कोठी अवैध रूप से बनी थी और इसका कोई अप्रूव्ड नक्शा बद्दो के परोपकार पेश नहीं कर पाए। मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसरों ने बदन सिंह बद्दो की कोठी के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरे पीछे ये जो बुलडोजर है ये शुरू हो चुका है और इसने जो यहाँ एंट्री के लिए जो दीवार थी उसको ढहा दिया है। काम अभी भी जारी है और जो दीवार का मलबा है वो नीचे की तरफ लाया जा रहा है। जैसा कि अधिकारियों ने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो दीवार है पहले उसको ढहाकर और एक पैसेज बनाया जाएगा कोठी तक पहुँचने के लिए, और इसी कोठी में जो बद्दो है वो रहा करता था और उस कोठी को आज नेस्तनाबूद किया जा रहा है। गिरफ्तारी एक अलग प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया जो हो रही है यह जैसा कि आप जानते हैं कि एमडीए एक स्वतंत्र निकाय है, स्वायत्त शासी निकाय है और उसके अपने निहित प्रावधान हैं। उन प्रावधानों के तहत ये कार्रवाई ये कर रहे हैं। जांच के दौरान हम लोगों के संज्ञान में ये चीज़ें आई थी इस तरह का, तो हम लोगों के द्वारा भी इस तरह का इनपुट दिया गया था और इसके बाद विधि की प्रक्रिया के अनुसार पूरी सुनवाई करने के बाद इसने अपने रसूख का इस्तेमाल करके पूरी तरह से अवैध तरीके से बिल्डिंग बना रखी थी। उसमें एमडीए द्वारा बार बार इसे नोटिस दी गई, सारी जो विधिक प्रक्रिया थी उसको पूरा किया गया और उसको पूरा करने के पश्चात आज एमडीए की टीम और पुलिस इस पूरे बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करके इस अवैध जो निर्माण है इसको हटाया जाएगा। बद्दो 28 मार्च 2019 से फरार है। वो देश में है या विदेश में इसका आज तक पता नहीं चल पाया। बद्दो की फरारी पर हाईकोर्ट इलाहाबाद में एक जनहित याचिका भी दायर है। इस पर हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा हुआ है। आपको दिखाना चाहूँगा कि जो गलियाँ हैं वो बेहद सक्रिय हैं और इतनी सक्रिय हैं कि यहाँ पर ना तो बुलडोजर आ सकता है और ना ही बुलडोजर से इस कोठी का ध्वस्तीकरण संभव है। हथौड़ों से इस बिल्डिंग को अब तोड़ा जा रहा है और इनकी जो दीवारें हैं और जो पोर्शन है वो सब ढाए जा रहे हैं। ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगर ये काम आज पूरा नहीं हो पाता तो अगले आने वाले कुछ और दिन में ये पूरा ध्वस्तीकरण का काम लगातार चलेगा। बदन सिंह बद्दो पर शिकंजा, प्राधिकरण ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध कोठी को गिराया गया, नक्शा पास नहीं था। पंजाबीपुरा इलाके में बद्दो की कोठी, यूपी का मोस्ट वांटेड है बद्दो। ये एक मैसेज है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कि अगर अपराधी ये सोचता है कि वो किसी तरीके से बच जाएगा और जो जराइम से कमाई हुई संपत्ति है उसको कहीं वो छुपा भी सकता है, तो ये एक मुगालता है जो सरकार ने खत्म कर दिया है उन अपराधियों का जो इस तरह की मंशा रखते हैं। एक बड़ी कार्रवाई मेरठ पुलिस की तरफ से ये देखने को मिली है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। लखनऊ में सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया। रिपोर्ट देखिए। 5 कालिदास मार्ग से यानी कि यहाँ से इसका शुभारंभ होगा और बंदरिया बाग चौराहा, हजरतगंज चौराहा, केडी बाबू सिंह स्टेडियम, परिवर्तन चौक, हनुमान सेतु, आईटी चौराहा से होते हुए पुलिस लाइन में हमारी इस रैली का समापन होगा। सीएम योगी ने लखनऊ में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का आयोजन सीएम आवास पर किया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि ये कार्यक्रम सिर्फ पुलिस से जुड़ा नहीं है बल्कि सड़क से जुड़े सभी लोगों के लिए ये अभियान है। सभी विभागों, स्कूल और कॉलेज की जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा कि बीते 3 सालों में हमने दुर्घटनाओं को रोकने की कोशिश की है। हमने आंकड़े कम किए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। सीएम ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि पहले हम लोगों को जागरूक करें और उसके बाद कार्रवाई करें। ड्राइवर को दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वह गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठ करके गाड़ी को चला रहा है, ट्रक चला रहा है, स्वाभाविक रूप से दुर्घटना का कारण बनेगा। नियमित हेल्थ चेकअप की एक व्यवस्था की जा सके। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं वे वाहन न चलाएं और ड्राइविंग लाइसेंस देने के पहले ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से या सेंटर के माध्यम से ये चेक करना कि वह वास्तव में इस योग्य है कि नहीं है, कि लाइट व्हीकल को, हैवी व्हीकल को चलाने की क्षमता उसमें है या नहीं है, उस प्रकार की दक्षता है या नहीं है।
इन सबको देखने के लिए भी उस प्रकार के ट्रैक का निर्माण करना, उसकी ट्रेनिंग को उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, इनके बारे में उसको जागरूक करना, ये सभी कार्यक्रम इसी के पार्ट बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर परिवहन विभाग की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि ये अभियान 1 महीने बाद पूरा होगा। 20 फरवरी को इसकी समीक्षा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। हरदोई में बीजेपी विधायक माधवेंद्र सिंह ने जिला पंचायत सदस्य विमल मिश्रा को भद्दी भद्दी गालियां दी। रिपोर्ट देखिए। सत्ता का नशा जब अहंकार की सीमाओं को पार कर जाता है तो सत्ताधारी की सोचने समझने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। हरदोई में बीजेपी के विधायक माधवेंद्र सिंह का गुमान इस कदर बढ़ चुका है कि उन्हें हर कोई अपने आगे चींटी नजर आता है। जिसे वो जब चाहेंगे मसल कर रख देंगे। खुले मंच से विधायक ने जिला पंचायत सदस्य विमल मिश्रा को भद्दी भद्दी गालियां दी। विमल मिश्रा विधायक की मौजूदगी में मंच से किसानों की समस्याएं रख रहे थे। विरोध के शब्द विधायक जी को बर्दाश्त नहीं हुए और वो जमकर गालियां देने लगे। विधायक जी को अपना विरोध अखर गया और उन्होंने गालियां देते हुए विमल मिश्रा को कार्यक्रम से जाने के लिए कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। मेरठ में विकास प्राधिकरण के अफसर बाबू और एक दबंग ने मिलकर गरीब रिक्शे वाले की पूरी जिंदगी की कमाई डकार ली। रिपोर्ट देखिए। इस उदास चेहरे की कहानी इतनी है कि जिंदगी भर की कमाई को ऑफिसर्स ने लूट लिया है। रिक्शा चला चला करके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन अधिकारियों को इसके पैसे हजम करते वक्त डकार भी नहीं आई। मेरठ की रेलवे रोड पर किराए के घर में जिंदगी बसर करने वाला मनोज रिक्शा खींचता है और उसकी पत्नी घरों में रोटी बनाने का काम करती है। मियां बीवी ने जिंदगी भर की पाई पाई जोड़ करके मेरठ विकास प्राधिकरण से दुर्बल आय योजना के तहत महज 30 वर्ग मीटर का एक घर खरीदा, लेकिन रजिस्ट्री कराने के बाद जब दोनों नए घर पर पहुंचे तो पहले से ही एक दबंग कुंडली मारे बैठा था। क्या हम उसको जाकर छेड़ेंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी और फलाना ढिमाना। आप एक बार बताइए, कोई फर्जी तरीके से किसी के आवेद ऐसे ही आवेद कब्जा कर लेगा? ऐसा ये तो चीज़ गलत है ना। मान लिया पैसा मैंने अदा करा, मकान मेरा, पूरे एमडीए में मेरा मकान, और वैसे भी रजिस्ट्री हुई है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मनोज और उसकी पत्नी पिछले कई महीनों से विकास प्राधिकरण के ऑफिसर्स की चौखट पर अपने घर पर कब्जा पाने के लिए भटक रहे हैं। बाबू उनकी बात नहीं सुनते और छोटे ऑफिसर उन्हें ऐसे दुत्कार देते हैं जैसे उनका गरीब होना गुनाह है। फरियाद सुनना तो दूर की बात है, उनसे कोई ठीक से बात भी नहीं करता है। दबंग ने प्राधिकरण के ऑफिसर बाबुओं के साथ मिलकर फर्जी कागज तैयार करा लिए हैं। प्राधिकरण के वीसी और सेक्रेटरी कोरोना संक्रमण का बहाना बना करके फरियादियों के लिए अपने दरवाजे बंद किए बैठे हैं। एमबीए जाते हैं तो कहीं पे भी जाते हैं तो भगाने की कोशिश करते हैं कि जैसे उनके घर में माँ बहनें नहीं है। कैसे आ जाते हो आप रोज? आपके घर में क्या काम नहीं है?
क्या आप काम नहीं करते? एक बार बताओ, जब हमारा काम है और जब हम कमाने के नहीं रहे, किसी काम के नहीं रहे, हमें तो अपने काम के बारे में टेंशन बाजी है कि ये हमारा काम जल्दी से जल्दी ये हो जाए। रात को भी नींद नहीं आती। मेरठ विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट अफसर और बाबुओं के गठजोड़ ने इस गरीब को उस मकान का आवंटन करा दिया जिसमें पहले से ही दबंग बदमाश अवैध कब्जे की कुंडली मारे बैठा है। अफसर इससे मिलने को तैयार नहीं है और ये गरीब पिछले 1 साल से इसी तरह धक्के खा रहा है। सवाल ये है कि ये अपनी फरियाद आखिर किससे करे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। कासगंज में 2 दिन पहले किडनैप हुए मासूम लोकेश का शव मिला है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। कासगंज में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। 2 दिन पहले पिथनपुर गांव से किडनैप हुए 10 साल के मासूम बच्चे लोकेश का शव गांव से 200 मीटर दूर पर मिला है। बच्चे के हाथ पांव बंधे हुए थे और मुंह पर टेप लगा हुआ था। बच्चे का शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। 2 दिन पहले जब बच्चा खेत की तरफ जा रहा था तो उसका अपहरण कर लिया गया। वहीं पुलिस ने एक किडनैपर को मुठभेड़ के दौरान पकड़ भी लिया है। किडनैपर के पैर में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। किडनैपर भी पितनपुर गांव का ही रहने वाला है। इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार को 18 तारीख को गायब हुआ था। क्या हुआ फिर क्या, उसे सारी दुनिया में ढूंढा मैंने, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया और पुलिस वाले भी दिन रात लगे रहे और बच्चा कहीं नहीं मिला। आज वो मार के और जहाँ पे 10 बार देखा उसी जगह डाल दिया। सफेद कपड़न में बंधो, पैर बंधे, आते ऐसे उल्टे बंधे, लला के कानन में कुल कर रहा हूँ, नाक में कुल कर रहा हूँ मेरे पूत के। अरे भैया हत्या जी भैया। अमरपाल और अजय को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अजय जो कि गांव का ही है, भागने का प्रयास किया गया, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। इसके इलाज हेतु इसको रवाना कर दिया गया है। इस तरह तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है और घटना का सफल अनावरण कर लिया गया। मासूम लोकेश का मिला शव। 2 दिन पहले हुआ था अपहरण। बच्चे के हाथ पैर बंधे थे। गांव का ही निकला किडनैपर। किडनैपर के पैर में लगी गोली। पुलिस से हुई आरोपी की मुठभेड़। 2 दिन पहले किडनैप हुए बच्चे को बचा पाने में कासगंज की पुलिस नाकाम रही और अब पुलिस कार्रवाई की बातें कर रही है। कासगंज से भारत समाचार के लिए अक्षय पालीवाल की रिपोर्ट। हरकत में आने के बाद पुलिस ने आज जल्द सुबह एक आरोपी को मुठभेड़ कर गिरफ्तार कर लिया है और वहीं 2 आरोपियों को भी पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी कासगंज मनोज सोनकर का कहना है इन पकड़े गए आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। अक्षय पालीवाल, भारत समाचार, कासगंज। बढ़िया है।